हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस। हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था और रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो भी हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड फूड, ऑक्सीजन, है ना, मिनरल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। हमारे बॉडी में ब्लड एक ऐसा है जो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है और ये थ्रू आउट द बॉडी हर एक सेल के साथ ये कनेक्ट होता है। करता क्या है ये? इट मेनली डिस्ट्रीब्यूट फूड, या आप कह लो न्यूट्रिशंस, है ना, न्यूट्रिएंट्स कह लो। तो ये लेता कहां से है? ये न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लंग्स, लंग से न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऑक्सीजन लेता है ये, न्यूट्रिएंट्स लेता है इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स वहीं से एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑक्सीजन लेता है ये लंग्स से और वेस्टेज को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लीवर, किडनी, इन सब चीजों में। ठीक है। अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ब्लड के दो पार्ट हैं। ब्लड में दो मेजर पार्ट हैं। एक है प्लाज्मा, ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड, लिक्विड के फॉर्म में होता है। यही वो पार्ट है जो थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल करता है, यही फ्लो करता है। और इसके ऊपर सेकेंड पार्ट होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है सेल्स होते हैं, या कह लो ये सॉलिड पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट्स। अब ये सॉलिड पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? अब आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और यही हीमोग्लोबिन वो चीज है जो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन मेजर करना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर मेजर करना रहता है तो हम लोग हीमोग्लोबिन मेजर भी करते हैं। ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी में अगर मेल की बात करें तो 100 ml, अगर मान लो आप 100 ml का ब्लड लेते हो तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट 13 से लेके 17 ग्राम तक का जो है क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। तो ये नॉर्मल माना जाएगा। वहीं वुमेन की अगर बात करें, फीमेल की बात करें तो 100 ml में लगभग 12 से लेके 15 ग्राम तक को जो है नॉर्मल माना जाता है, एज कंपेयर टू मेल जो है वुमेन में कम होता है। उसका रीजन एक तो वुमेन को पीरियड्स होते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड जो है वहां से निकल जाता है, जिसके कारण उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना। इसी के कारण अनेमिया जैसी बीमारी भी देखने को मिलता है। चाइल्ड की अगर बात करें सो समवेयर अराउंड 11 to 14 ग्राम जो है नॉर्मल माना जाएगा कि इतना है तो ये नॉर्मल है। क्लियर? प्लाज्मा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड का। ये एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यही काफी चीजों को अपने में डिसॉल्व करके रखता है। जैसे कि फूड हो गया, फूड को डिसॉल्व करेगा, है ना। मिनरल्स हो गए,
मिनरल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स एंड मेनी थिंग्स, मेनी रिक्वायर्ड थिंग्स जो हमारे सेल्स की जरूरत को फुलफिल करता है। ठीक है, अब ब्लड को फ्लो होने के लिए थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क की जरूरत है बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक टिश्यू होते हैं। मेजर आप ब्लड जिसमें फ्लो हो रहा है, जो पूरे हमारे बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट, उसको 3 पार्ट में कह सकते हो। वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। नाउ आर्टरीज बेसिकली ये सारे के सारे ट्यूब्स ही हैं। आर्टरीज बेसिकली जो है हार्ट से निकलने वाला, हार्ट से निकलकर बॉडी की तरफ जाने वाले ब्लड आर्टरीज में होते हैं। अब इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा? देखो, नाम जो है ऐसे ही हवा में नहीं है। एक शुरुआत में जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे ह्यूमन बॉडी पे, तो यूजुअली ये लोग डेड बॉडी पे करते थे। तो डेड बॉडी पे जब ये लोग करते थे तो सारा का सारा ब्लड जो है आर्टरीज, यानी कि हार्ट तो रुक गया, तो उस वाले पाइप में रुका नहीं रहता, उस वाले ट्यूब में रुका नहीं रहता था, तो सारा का सारा ब्लड जो है वेन साइड में चला जाता था। तो आर्टरीज को ये लोग इसलिए रखे, इनको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ यहां से एयर फ्लो होता है। क्या होता है? सिर्फ एयर फ्लो। दे फील लाइक कि इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ एयर फ्लो होता है, ऐसे ही ब्लैंक रहता है। दैट इज द रीजन ये नाम रखा गया आर्टरीज। आर्टरीज रिप्रेजेंट करता है एयर फ्लो को, एयर शब्द को रिप्रेजेंट करता है। वेन्स रिप्रेजेंट करता है ट्यूब को। अब अगर आर्टरीज की बात करें, क्योंकि ये हार्ट के साइड से जाता है, इसलिए ये थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि प्रेशराइज साइड यही होता है, हाई प्रेशर साइड यही होता है आर्टरीज की साइड से। तो ये थोड़ा थिक होता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वेन्स एंड कैपिलरी। वेन सिंपल जो है ट्यूबिक स्ट्रक्चर, जो बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जाता है, बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जाता है। और पूरे आप वेन्स को अगर आप देखोगे तो वेन्स में जो है एक तरीके से वन वे वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, वन वे वॉल्व। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पैरों से अगर ब्लड ऊपर जा रहा है तो ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का कि अगर इधर से आ भी जाए तो ये वापस इसके अंदर ना जाके सिर्फ आगे ही फ्लो होता रहे। तो वन वे वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर रहता है वेन्स में। कैपिलरीज की बात करें तो ये कैपिलरीज जो है बहुत ही ज्यादा थिन होता है। इसका थिन का लेवल आप समझ सकते हो, ये जो है एज कंपेयर टू दीज टू नेटवर्क, टू ट्यूब्स, ये बहुत ही ज्यादा थिन होता है। थिन का लेवल आप समझ सकते हो, लगभग 1 सेल जितना थिन होता है उतना। और यही वो लोकेशन होता है, यही वो मेन लोकेशन होता है कैपिलरीज का, जहां पर गैस एक्सचेंज होते हैं, गैस एक्सचेंज। जब कोई ब्लड अगर सेल के पास गया तो सेल को क्या करेगा? सेल को जो है ऑक्सीजन देगा। मान लीजिए ये हमारा ब्लड का एक कैपिलरी है, तो इस साइड में ऑक्सीजन है, इस साइड में CO2। अब इस साइड में ऑक्सीजन का संख्या ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इसकी तरफ आ जाएगा। तो गैस एक्सचेंज जो है कैपिलरी से होता है। और होता क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थिन होता है। और एक बात और, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डिलिकेट होता है एंड देयर इज ए चांस कि वो कभी डैमेज भी हो जाए। दैट इज द रीजन देयर इज ए प्लेटलेट्स जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इसको रिपेयर करने का काम करते हैं। रिपेयर करेंगे, क्लॉटिंग बनाएंगे, वापस से बाकी सारे मिलके जो है क्या करेंगे, वापस से उस टिश्यू को रिपेयर कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा। सो आपको इसका मीनिंग समझ में आया? आर्टरीज, वेन का मतलब ट्यूब भी होता है, कैपिलरीज का मतलब भी ट्यूब होता है, लेकिन वो ट्यूब जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, जिसका साइज बहुत छोटा हो, बहुत ही ज्यादा नैरो साइज का हो। और खास बात ये है कि यहाँ पे गैस एक्सचेंज। तो आप ये तीनों का मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया।
होता कहां से है? ये सारी चीजों का फ्लो का स्टार्टिंग होता है हार्ट, यानी कि अगर देखा जाए ब्लड जो है हार्ट से पंप होकर वापस हार्ट में ही आता है। तो इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट का, इसलिए सबसे पहले हम लोग हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मिटाते हैं। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। और अगर साइज की बात करें, साइज समवेयर अराउंड फिस्ट के साइज का होता है, ठीक है, फिस्ट के साइज का होता है। हमारे बॉडी में ब्लड दो तरीके के होते हैं, ब्लड जो है दो तरह से फ्लो करते हैं। ब्लड फ्लो को देखा जाए तो कुछ होते हैं ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच यानी कि वो वाले ब्लड जिनमें ऑक्सीजन होते हैं और वो सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और कुछ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ये वो पार्ट ऑफ ब्लड होते हैं जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले चुके रहते हैं, यानी ऑक्सीजन। ये अगर देखा जाए तो हार्ट टू बॉडी, और जब ये बॉडी से हार्ट की तरफ वापस जाते हैं तो ये सिचुएशन रहता है। अब इसमें एक चीज जरूरी है कि ब्लड हमारा मिक्स नहीं होना चाहिए, मींस इट शुड नॉट, देयर शुड नॉट मिक्सिंग ऑफ ब्लड का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। और इसी मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के कारण जो है हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स इन हार्ट, ताकि पूरे फंक्शनिंग को इंश्योर किया जाए और ये जो अलग अलग तरीके के ब्लड है इनको सेपरेट करके रखा जाए। चैम्बर्स इन हार्ट, 4 चैम्बर्स है, 2 चैम्बर्स राइट साइड में, एक का नाम है एट्रियम और दूसरे का नाम है वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम लोग इन शब्द को समझ लें तो जब हम लोग हार्ट को ड्रॉ करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। कि देखो ड्राइंग हमारा बहुत बकवास है, मतलब मेरा तो बहुत बकवास है। हमें जरूरी है कंसेप्ट समझना। ड्राइंग के लिए आप लोग धीरे धीरे वो तो आप सीख ही लोगे, बेहतर ड्रॉ करने लगोगे। पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं ताकि ड्राइंग करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो एट्रियम का मतलब क्या होता है? एट्रियम का मतलब होता है, कभी भी एट्रियम शब्द रिप्रेजेंट करता है, कोई अगर मान लीजिए घर है तो उसका जो सबसे फर्स्ट रूम होता है, फर्स्ट रूम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एंटरिंग हॉल कह लो। ये हमारे हार्ट में कुछ करता नहीं है, बस एक तरह से ब्लड को रिसीव करता है, ओनली रिसीव ब्लड। ये वेंट्रिकल का मतलब एक तरह से कैविटी आप कह लो, स्मॉल कैविटी, जो ना सिर्फ ब्लड को रिसीव करेगा साथ में ये पंप भी करता है, ठीक है, ये पंप भी करता है। अब हमने ब्लड के नेटवर्क को जो समझा था, ब्लड के जो नेटवर्क को हम लोगों ने समझा था, जिसमें एक था आर्टरीज, वीन और कैपिलरीज। तो आप सोच के देखो, जो आर्टरीज है ये थोड़ा सा थिक होता है, तो ये पंप वाले साइड में ही लगेगा ना, पंप वाले साइड में लगेगा। और जो वीन्स होगा, जिधर से पंप ना होता हो, जो सिंपली स्मूथ ब्लड फ्लो होता हो, उस साइड में वीन रहेगा। ये एक सिंपल लॉजिक बन गया, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए ब्लड अगर कोई आरटीएम में अगर आ रहा हो तो वो वीन से ही कनेक्ट होगा,
अगर मान लीजिए पंप्ड ब्लड है तो वो आर्टरीज से कनेक्ट होगा। तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम लोग ब्लड जो हार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिक डिटेल को भी समझेंगे। एक और चीज आपको दिखने को मिलेगा, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरी। पल्मोनरी ये टर्म जो पल्म ये टर्म रिप्रेजेंट करता है लंग्स को, यानी कि ये वाला जो ट्यूब होगा, टिश्यू होगा, ट्यूब होगा, ये लंग्स से ही कनेक्ट रहेगा। और जहां पे अगर पल्मोनरी आर्टरीज लिखा हुआ है यानी कि वो पंप साइड से, यानी कि मींस वो वेंट्रिकल साइड से पंप किया हुआ ब्लड जो है वो उसमें जाएगा लंग्स में। और जहां पे अगर पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ तो वो पंप साइड का नहीं होगा, लेकिन कनेक्ट होगा वो लंग्स से। तो यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और हार्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसको मिटाते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपने जो अभी तक जो कंसेप्ट हमने सीखा है उससे। ठीक है, तो ओके, तो ये मान लीजिए हमारा एक हार्ट है। पहले ब्लड जो रिसीव होगा वो किस में होगा? राइट आर्टियम में, क्योंकि वो ब्लड रिसीव करेगा। तो ब्लड रिसीव करेगा कहां से? ये मान लीजिए हमारा जो है एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। अब ये ब्लड आएगा कहां से? अपर बॉडी से, कुछ अपर बॉडी से आएगा। इसको बोलते हैं वीना। वीना मतलब वीन। वीन अगेन वीन है क्योंकि इसमें पंप नहीं, ऑटोमेटिकली आ रहा है वीना। कावा मतलब कैविटी। ठीक है, कैविटी, नली, आप जो भी कह लो। सुपीरियर का मतलब हो गया अपर बॉडी, यानी कि जो ऊपर के बॉडी से आ रहा है। ठीक है, ये बॉडी से आ रहा है ब्लड। एक आएगा लोअर वीना, लोअर या इंफीरियर कह लो, इंफीरियर वीना, वीन, कावा, कैविटी। ठीक है, अब इसने ब्लड रिसीव कर लिया। ठीक, अब जब ब्लड रिसीव कर लिया तो फिर ये जो है नेक्स्ट चैम्बर में सेंड करेगा। नेक्स्ट चैम्बर इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को, मतलब कि ये जो है पंप करने का काम करता है। पंप करेगा तो ब्लड फ्लो होगा, तो इसको एक रास्ता भी देना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। तो सपोज करो ये हमारा रास्ता है। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि मैं इसका शेप ऐसे क्यों बना रहा हूं, ये बेसिक लॉजिक है। आगे चल के आप पढ़ोगे साइंस में, देयर इज ए थियरी ऑफ कंटिन्यूटी। देखो ब्लड जो हम फ्लो करा रहे हैं इसमें, हम चाहते हैं कि ये वापस ना आए। दैट इज द रीजन इसकी एक वॉल्व, यहां पे भी वॉल्व टाइप का दे रखा है ताकि ये वापस, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहां से तो जाने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन इस वाले सिचुएशन में यहां से ऐसे ब्लड निकल रहा है और ये इधर से वापस आएगा नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं, आगे चल के आप कंटिन्यूटी थ्योरम पढ़ोगे आगे क्लासेस में। ये सिंपल ऐसे आप समझ लो जैसे घर में पानी फ्लो करने के लिए पाइप होता है। पाइप का थोड़ा सा अगर आप मुंह बंद कर दो, मैंने ओपनिंग इसका थोड़ा क्लोज कर दिया, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। हमें स्पीड बढ़ाना है। अच्छा, इधर से जो आ रहा है हमारे बॉडी में, ये कहां से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है। बॉडी से आ रहा है, तो ये जो ब्लड होगा, ये ब्लड होगा, इसके अंदर क्या होगा? CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नो डाउट। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ब्लैक कलर से शो करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ब्लैक कलर से शो करता हूं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जाएगा कहां पे? लंग्स में जाएगा। ये जो ब्लड है वो प्रेशराइज ब्लड है। अब ये कनेक्ट होगा लंग्स से, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लंग्स जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना देता हूं, तो कई सारे नेट टाइप के बना देते हैं।
इन सब में ब्लड होते हुए फाइनली, बाद में हम देखेंगे उसको वापस कराएंगे, पहले ये समझो। अब इसके अंदर ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है, लंग्स। यानी कि इसके बाद जो ब्लड आएगा, इसके बाद जो ब्लड आएगा, ये ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला होगा। अभी तक क्या है, ये ब्लड हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ब्लैक कलर का। अब जो ये, क्योंकि ये जो इससे फ्लो हो रहा है, तो इसका नाम क्या रखे, क्योंकि लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी, क्या नाम रखे इसका, पल्मोनरी। पल्मोनरी अब रखना क्या चाहिए, क्योंकि ये प्रेशराइज ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये, इसको हम लोग वापस से लेके आते हैं दूसरे चैम्बर में। अब क्योंकि ये प्रेशराइज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेशराइज नहीं है, तो फिर ये कहां पे आएगा, ये एक स्ट्रक्चर में आएगा। अगेन इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, ये ब्लड को रिसीव करेगा। पूरे बॉडी में इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा ताकि आपके ब्लड का जो फ्लो रहे वो क्या रहे, एक ही डायरेक्शन का हो। अब ब्लड ऐसे आ गया, ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अब यहां से फिर कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। अब ये बताओ, ये भी लंग्स से कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन। जनरली क्या हो रहा है, ये मान लीजिए हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी में भी क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे गैस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये कैपिलरी होगा। लंग्स के ये क्या होंगे, कैपिलरीज। क्या लिख दूं यहां पे, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैपिलरीज। ध्यान से बस समझते जाओ, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो सिर्फ एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, वो है पल्मोनरी वेन। और एक ही ऐसा आर्टरी है, ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है। अदरवाइज इधर से जो ब्लड आ रहा है बॉडी से, इसके अंदर भी ऐसे ही मेसी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी मेसी स्ट्रक्चर रहेगा ताकि ब्लड क्या हो सके, ताकि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपस में डिफ्यूज हो सके, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और ये पूरे। सो यहां का जो ब्लड होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ये क्या है हमारा, वेन। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा वेन है जिसमें, इसमें सारे के सारे वेन में तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे कोई पंप हो रहा है नहीं। अब देखो, यहां पर ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल में, अब इसको ये पंप करेगा, पंप करेगा। पंप करने के बाद इसको एक रास्ता मिलेगा इधर से जाने के लिए, इधर से जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, और रास्ते के लिए ओपनिंग वॉल्व हम ऐसा प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रिटर्न ना हो। तो यहां से जो है निकलता है। अब इसको, ब्लड को निकालने के लिए, ब्लड को पंप करके निकालने के लिए यहां पे कई सारे ओपनिंग होते हैं, जिसको बोला जाता है एओर्टा। एओर्टा का मतलब होता है पुश करना। ठीक है, तो ये पुश कर रहा है, और पुश करने के बाद जो है ये वाले, ये जो नली है पूरे के पूरे, ये फाइनली किससे कनेक्ट हो जाएंगे, बॉडी से। अब ये पंप्ड, ये क्या है, ये पंप्ड है पूरी तरीके से,
इसको पंप करके भेजा गया है ना, पंप करके भेजा है, तो ये क्या होगा हमारा आर्टरीज। यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी में एक्सचेंज कर रहा है, तो ये क्या है कैपिलरीज। इनको सेपरेट करने का जो काम कर रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम अगेन टर्म ही ऐसा है जो सेपरेट करे, सेप्टम। ठीक है, बॉडी को थोड़ा सा एक कवर प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लड के, हार्ट के फंक्शन को। हार्ट जो है ब्लड यहां से रिसीव कर रहा है, इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा से। राइट एट्रियम यानी कि एक फर्स्ट चैम्बर जहां पे इजी वे से ब्लड रिसीव कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर वेंट्रिकल में जाके वेंट्रिकल इसको पंप कर रहा है, तो पंप करके ये फिर ब्लड कहाँ जा रहा है लंग्स में, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहा है लंग्स में और पंप्ड ब्लड है, दैट इज द रीजन उसका नाम रखा गया पल्मोनरी। जो ये रिप्रेजेंट करता है ये लंग्स से कनेक्टेड है, और उसको हमने एट्रियम इसलिए कहा, इसको हमने पल्मोनरी एट्रियम इसलिए कहा क्योंकि ये पंप्ड ब्लड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। जो एट्रियम होगा वो थोड़ा सा क्या होता है, जो आर्टरीज जो होते हैं, सॉरी, जो आर्टरीज होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। तो हम लोग ये भी कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होगा वो कंपेयर टू पल्मोनरी वेन से ज्यादा थिक होगा। फिर इस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज हुआ गैसेस का, कैसे यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हमें पता है एल्वियोली होता है, एल्वियोली, एल्वियोली सैक्स की तरह, जहां पर जो है इसके कैपिलरीज से ब्लड फ्लो होते हुए गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर फाइनली जो है लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर एक पंप होता है एरोटा के थ्रू, पूरे बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बेसिक फंक्शनिंग, मुझे पता है डायग्राम बहुत बकवास है, बट इंपॉर्टेंट हमेशा ये है कि आप इसके कंसेप्ट को समझो, वो ज्यादा जरूरी है। डायग्राम तो इससे बेहतर आप बना लिया करोगे। ठीक है, आई होप कि आपको हार्ट की फंक्शनिंग समझ में आ गया। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने हार्ट के फंक्शनिंग को समझा, लाइफ प्रोसेसेस, हम लोगों ने हार्ट के फंक्शनिंग को समझा। हमने ये देखा कि कैसे 4 चैम्बर्स जो है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड है हार्ट के फंक्शन को। अब उसका मेन रीजन यही था कि ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो, आपस में मिक्स ना हो। अब ये ऐसा क्यों? देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब क्या रहता है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स, मैमल्स हो गए, हम लोग इसी में आते हैं वार्म ब्लडेड में। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में मेन बात ये रहता है कि ये अपना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर मेंटेन। अब इसको मेंटेन, जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम आ गया, हमारे बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आएगा कहां से? दैट एनर्जी ओनली कम फ्रॉम द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के ही थ्रू आएगा। अब ये रेस्पिरेशन के थ्रू जब आएगा तो इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो रेस्पिरेशन करके ब्रेक करके एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल्स। अब इनका जो टेम्परेचर है, बॉडी जो टेम्परेचर है, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से होगा। एनवायरनमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर भी रहेगा। अगर ठंड का मौसम है तो ये ठंडे रहेंगे, गर्म के मौसम में ये गर्म रहेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, है ना, ये एक्सेट्रा। अब इनमें जो है अगर ब्लड मिक्स भी हो जा रहा है, मींस दे हैव नो इश्यू विद
मिक्सिंग ब्लड, बहुत ज्यादा मिक्सिंग ब्लड का इश्यू है नहीं, इसलिए इनका क्लियर कट सेपरेशन देखने को नहीं मिलता ऐसा। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। वहीं फिश की बात करें तो फिश में तो 2 ही चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। इस 2 चैम्बर्स में क्या होता है, बेसिकली इनका जो हार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो है पंप करेगा, और ये ब्लड जो है वो गिल्स में जाके वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्ड किया। बाय द वे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को एक और टर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक, एक्टो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस। अब अगर कभी हमें ब्लड मेजर करना रहता है, जरूरत पड़ता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कुछ भी हो सकता है ना। पंप कर जब करता है तो ब्लड का एक प्रेशर होता है, तो ब्लड के प्रेशर को अगर मेजर करना है तो उसी साइड में करेंगे ना जिस साइड में हमारा पंप्ड ब्लड रहेगा, यानी कि कौन से साइड में, आर्टरीज साइड में, आर्टरीज साइड में। इधर हमारा ब्लड जो होता है वो पंप्ड ब्लड होता है। तो एक मशीन यूज होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। सो स्फिग्मो मतलब पल्स, मैनो मतलब प्रेशर, मीटर का मतलब मेजर करना, ठीक। सो पल्स को मेजर करने के लिए जो मशीन है हम लोग इस साइड में लगाएंगे ताकि ब्लड हमारा पंप करके प्रेशर बताएगा। तो एक जब कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहता है और हाई प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे जब हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और इसका रेंज होता है 120 mm ऑफ Hg। आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे mm ऑफ Hg का मतलब एक कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है अपना हाइट, इसके हिसाब से हमें हाइट से पता चलता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। तो 120 mm का मतलब ये हाइट। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हमारा जो है, हाई ब्लड प्रेशर ये बताएगा। और जैसे ही पंप करने के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। शॉर्ट में प्रेशर को ऐसे लिखते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। ये होता है 80 mm ऑफ Hg, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ये हमारा रेंज होना चाहिए ब्लड प्रेशर का। अगर आप मेजर कर रहे हो इसके बीच में है तो ठीक है, इससे ऊपर है, अगर मान लीजिए 120 से ज्यादा है, तो ये कब सिचुएशन आएगा, जब हाइपरटेंशन हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे बॉडी को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, हाई प्रेशर। और ये सिचुएशन ऐसा हो जाता है कभी कभी जो आर्टरीज है वो डैमेज कर देता है, आर्टरीज को डैमेज कर देता है। और एक बार आर्टरीज एक बार डैमेज हुआ तो फिर स्ट्रोक जैसा, हार्ट अटैक जैसा, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है, ठीक है। सो वी हैव टू केयरफुल। यही होता है जब हमें चीजों को नॉलेज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को मैनेज भी करते रहते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमने आर्टरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, वेन्स के बारे में बात कर लिया है, ब्लड के बारे में बात कर लिया है। एक और चीज है, ब्लड का काम तो ट्रांसपोर्टेशन है ही, एक और ट्रांसपोर्टेशन की तरह वर्क करता है, सेम ब्लड की तरह ही वर्क करता है लगभग, उसको बोला जाता है लिम्फ। अब ये करता क्या है, लिम्फ ये भी एक तरह से प्लाज्मा है, ब्लड की तरह है, लेकिन इसमें नो आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होता। अब अगर आरबीसी नहीं होता तो फिर ये कलरलेस हुआ। ये जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस में इट प्रेजेंट इन बिटवीन इंटरसेल्यूलर स्पेस। और ये भी क्या करता है,
प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन हो गया, है ना, हार्मोन्स हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स, वो सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन लेस एज कंपेयर टू ब्लड। ब्लड के कंपेयर में जो है लेस न्यूट्रिएंट्स होगा, लेस प्रोटीन होगा इसके अंदर। आरबीसी तो छोड़ ही दो, इसके अंदर नहीं होगा। बाकी सारी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। बाकी ये भी पता है ब्लड के अंदर WBC होता है, किसी भी तरीके का अगर डिजीज हुआ उसे फाइट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेटलेट्स होता है। इफ एनी डैमेज दे फाउंड, दे स्टार्ट टू क्रिएट क्लॉटिंग और उस डैमेज को सॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एनिमल से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन का मेथड हम लोग प्लांट में भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं, इसको मिटाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो वैसे भी इसके बारे में हम लोगों ने काफी पहले से ही डिस्कस कर रखा है पहले के क्लासेस में, उसमें प्लीज आप देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नाउ प्लांट की अगर बात करें, सो प्लांट के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो वेस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, वेस्कुलर ट्यूब्स। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। ना जाइलम जो होता है वो रूट्स से वाटर एंड प्लस मिनरल ट्रांसफर करने का काम करता है ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या होता है, लीव्स में जो है, जो लीव्स होता है उसमें होता है स्टोमेटा। यहां पर ये जो है CO2 लेता है, सिर्फ एक ही जगह से CO2 लेगा ये, ठीक है, जहां पे रूट्स लीव्स में, यहां पर ये CO2 लेता है। और यहीं पर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनाता है, यहां पे ये फूड बनाता है। तो फूड बनाने के लिए जरूरी क्या चीज है, एक तो वाटर और दूसरा CO2 ये एनवायरनमेंट से ले लिया। वाटर देने का काम करता है इसको जाइलम। अब अगर मान लो ट्री कोई छोटा सा है, कोई छोटा ट्री है, स्मॉल ट्री है, तो उसमें तो वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू इजी वे से पहुंच जाता है। लेकिन अगर ट्री ज्यादा बड़े हैं तो उस सिचुएशन में जो रूट्स होते हैं वो ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है रूट्स में। तो इस तरह से रूट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर कम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब गैप कह लो, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा से कम की तरफ, ये क्या करता है, वाटर को पुश करने का काम करता है, वाटर को पुश करता है। तो रूट में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। लीव्स में जो है ट्रांसपिरेशन, यहां पर वाटर इवेपोरेट होके निकलता है, तो एक तरीके से लो प्रेशर क्रिएट करता है। और प्लस अडहेशन, कोहेशन, ये सारे भी होते हैं। अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के कारण जो है, अडहेसिव फोर्स का मतलब दो अलग अलग मटेरियल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। कोहेजन का मतलब दो सिमिलर मटेरियल, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ कोहेसिव फोर्स बना, इन सबके कारण जो है वाटर मूव करता है। बाय द वे इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर कह लो। वैसे भी ये पहले की क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, प्लीज आप क्लास 9th को देखो, काफी बातें इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इससे तो हमें क्या मिल गया, ऊपर वाटर सप्लाई हुआ, वाटर और CO2 लेकर फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाया। अब ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहां पे करेगा, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चला जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए। सिर्फ फूड ही नहीं रहता, फूड के साथ साथ मिनरल्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें। वो क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रूट्स को, स्टेम को, सीड को, इन सब जगह पे क्या करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। सो दो मेजर रोल प्ले करते हैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन में, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम।
इसको बहुत अच्छे से आप क्लास 9th वाले टिश्यू वाले चैप्टर को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन चीज है ट्रांसपोर्टेशन, ये सिंपल कंसेप्ट बस यही है, ठीक है। बाकी और तो कुछ इसमें खास है नहीं, मेन बात हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू।